अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ़िलासफ़ी के पास्ट पेपर 2016 को। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड्स। तो ये हमारे पास 2016 के पेपर का पहला क्वेश्चन है। अगर हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की बात करें तो सबसे पहले हम जो है ज़ाहिर है कॉन्सेप्ट अगर उन्होंने पूछा हुआ है तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे। तो हम कहेंगे डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड जो है ये दो मेथड्स हैं जो कि फ़िलासफ़ी के अंदर आर्गूमेंट्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए, नॉलेज को एनालाइज करने के लिए और कंक्लूजन्स को ड्राइव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो डिडक्टिव रीजनिंग है इसको हम ना टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। टॉप डाउन अप्रोच जो है ना ये इसका मतलब है ये जनरल प्रेमिसेस से स्पेसिफिक कंक्लूजन्स की तरफ आती है। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग को हम बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। इसका मतलब है कि ये स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से ब्रॉडर जनरलाइजेशन की तरफ आती है। ठीक है, तो दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। पहला हमारे पास है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव रीजनिंग इंटेल ड्राइंग अ स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम जनरल प्रेमिसेस और प्रिंसिपल्स। एक जनरल प्रेमिसेस को लेके उससे स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्रॉ करने को हम कहते हैं ये डिडक्टिव रीजनिंग है। ठीक है, इन डिडक्टिव आर्गुमेंट्स इफ़ द प्रेमिसेस आर ट्रू एंड द लॉजिक इज़ वैलिड देन द कंक्लूजन मस्ट आल्सो बी ट्रू। यानी कि अगर प्रेमिसेस सच्चा है और लॉजिक भी सच्चा है, वैलिड है, तो कंक्लूजन को भी सच्चा होना चाहिए। ठीक है, इसकी हम करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें आता है सर्टेनिटी आती है। कंक्लूजन जो है ना वो गारंटीड होते हैं। ठीक है, ट्रू होते हैं। टॉप डाउन अप्रोच होती है ये जनरल स्टेटमेंट से, ये ऊपर से नीचे को आती है, जनरल स्टेटमेंट से पर्टिकुलर केसेस की तरफ आती है। स्ट्रक्चर्ड होती है। ठीक है, ओपन टास्क फॉर्म होती है वेयर टू प्रेमिसेस लीड टू अ कंक्लूजन, जहाँ पे दो प्रेमिसेस होते हैं और एक जनरल होता है, स्पेसिफिक होता है, तो उससे हम कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। ये एक जनरल प्रेमिसेस है। तो सोक्रेटिस आर ह्यूमन ये एक स्पेसिफिक केस है। ठीक है, तो इसका इन दोनों को अगर हम डिडक्टिव रीजनिंग से देखें तो हम इनका रिजल्ट इस तरह से निकाल सकते हैं कि देयरफॉर सोक्रेटिस इज अ मॉर्टल। ठीक है, जनरलाइजेशन से स्पेसिफिक केसेस की तरफ आ गए। इसकी अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो ये मैथमेटिक्स में और फॉर्मल लॉजिक्स वगैरह में इस्तेमाल होता है, और फ़िलासफ़ी के अंदर मेटाफिजिक्स और एथिक्स को स्टडी करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंडक्टिव मेथड जो है ना ये इंडक्टिव रीजनिंग, इसमें ब्रॉड जनरलाइजेशंस की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस एंड इंस्टेंसेस। यानी कि जो है ये पहले एक स्पेसिफिक केस देखा जाता है और उसको फिर जनरलाइज किया जाता है। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि चिड़िया उड़ती है, तो फिर हम दूसरी जनरलाइजेशन करेंगे कि तमाम परिंदे उड़ते हैं। चिड़िया एक परिंदा है और फिर हम कहेंगे तमाम परिंदे उड़ते हैं। इसका मतलब क्या है कि तमाम परिंदे जो हैं वो उड़ते हैं। ठीक है, हम कहेंगे पहले चिड़िया परिंदा है फिर तमाम परिंदे उड़ते हैं, तो इट्स मीन कि चिड़िया भी एक उड़ती है। ये एक जनरलाइजेशन का है। ठीक है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये प्रोबेबिलिटी है होती है इसमें। ठीक है, लाइकली होती हैं, ये टोटली गारंटीड नहीं होते। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग जो होती है बॉटम अप्रोच होती है, इसको हम कहते हैं नीचे से ऊपर। ठीक है, स्पेसिफिक केसेस से जनरलाइजेशन की तरफ जाना, और ये साइंटिफिक मेथड है। ठीक है, बैकबोन ऑफ साइंटिफिक इंजरी जो है इंक्वायरी की जो बैकबोन है वो यही है। ठीक है, जैसे इसके उन्होंने एग्जांपल दी हुई है द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, अच्छा इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो साइंटिफिक रिसर्च में इस्तेमाल होती है और फिलॉसफी में इस्तेमाल करती है। इसके हम अगर ये जितना भी हमने पढ़ा है इसको कंक्लूड करें तो इसको हम इस तरह से एक टेबल के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डिडक्टिव रीजनिंग जो है ये जनरल स्पेसिफिक होती है, इंडक्टिव जो है स्पेसिफिक टू जनरल होती है। इसमें जो सर्टेनिटी है वो डिडक्टिव रीजनिंग में प्रोड्यूस सर्टेन कंक्लूजन्स होते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग में प्रोबेबल कंक्लूजन्स होते हैं। ठीक है, फील्ड ऑफ यूज़ की बात करें तो डिडक्टिव रीजनिंग मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, लॉजिक में इस्तेमाल होती है। इंडक्टिव रीजनिंग जो है ये साइंस, सोशियोलॉजी और एम्पिरिकल रिसर्च में इस्तेमाल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ कैंट्स ट्रांसडेंटलिज्म।
ठीक है। जो कैंट है, इमैनुअल कैंट हमारे पास वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर्स में से एक है, और इसकी जो थ्योरी है ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म, इसको जो है ना, इसकी एक बुक है वर्क क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न, तो ये उसमें है। ठीक है। posits that while the material world exists independently of our perceptions, human cognition inherently shapes how we experience and interpret this reality। वो ये कहता है कि मटीरियल वर्ल्ड जो है ना वो हमारी परसेप्शन से इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन जो ह्यूमन कॉग्निशन है ना वो शेप करती है कि हम किस तरह चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं, रियलिटी को, और किस तरह एक्सपीरियंस करते हैं। यानी वो ये कहता है कि जैसे हमारे पास वो कुछ फिलोसफर्स कहते हैं ना कि दुनिया में वही होता है जो आप परसीव करते हो, जिस तरह से आप सोचते हो, लेकिन वो कहता है कि दुनिया जो रियलिटी है वो हमारी परसेप्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, रियलिटी खुद होती है, लेकिन इंसान की जो है ना कॉग्निशन वो डिसाइड करती है कि रियलिटी को कैसे इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, इसकी हम सेलिएंट फीचर्स की, इसके थ्योरी की बात करें तो आप प्रायर नॉलेज है। ठीक है, कैंट आर्ग्यूड दैट द सर्टेन फॉर्म्स ऑफ नॉलेज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ एक्सपीरियंस नोन एज प्रायरी नॉलेज। ये कहता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एक्सपीरियंस से नहीं आती, ठीक है, वो इनहेरेंटली होती हैं। ऐसे नॉलेज को हम कहते हैं प्रायरी नॉलेज, इसको वो नाम देता है। ठीक है, नेक्स्ट उसकी थ्योरी का दूसरा फीचर है डिस्टिंक्शन बिटवीन फिनोमिना एंड नोमिना। कैंट मेड अ क्रिटिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन फिनोमिना थिंग्स एज वी परसीव देम एंड नोमिना थिंग्स एज दे आर इन देम सेल्फ। वो ये कहता है कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन फिनोमिना एंड नोमिना। वो कहता है कि फिनोमिना का मतलब है कि हम चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं, और नोमिना का मतलब है कि वो कैसे असल में रियलिटी में वो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, वो कहता है कि वी कैन ओनली नो द फिनोमिनल वर्ल्ड बिकॉज आवर परसेप्शन इज लिमिटेड बाय सेंसरी एंड मेंटल फिल्टर्स। कहता है ह्यूमंस की जो है ना एक्सपीरियंस और परसेप्शन वो लिमिटेड होती है उसके सेंसरी एक्सपीरियंसेस की बेस पे। इसी वजह से हम सिर्फ उस वर्ल्ड को देख सकते हैं जो फिनोमिनल वर्ल्ड है, यानी कि जिसको हम परसीव कर सकते हैं। यानी उसका कहने का मतलब ये है कि रियलिटी जो है वो इस दुनिया जिसको हम परसीव करती हैं इससे डिफरेंट है। ठीक है, उसको हम परसीव नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सोर्स ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसका टॉपिक है सिंथेटिक प्रायोरिटी जजमेंट्स। कैंट इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ सिंथेटिक प्रायोरिटी जजमेंट्स वेयर स्टेटमेंट्स आर नेसेसरली ट्रू और informative. An example is even when event has a cause which combines prior knowledge with empirical content and it's essential for understanding the world। वो ये कहता है कि एक होता है सिंथेटिक ऑफ प्रायरी जजमेंट्स। यहाँ पे क्या होता है कि प्रायरी नॉलेज जो है उसको हम अपने एम्पिरिकल कॉन्टेक्ट के साथ जोड़ के जो वर्ड है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसका है कॉन्सेप्ट ट्रांसेंडेंटलिज्म आइडियलिज्म। ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म, Kant's theory holds that space and time are not inherent aspects of external objects but are instead features of human perception, shaping how we interpret reality। वो ये कहता है कि स्पेस टाइम ये चीज़ें जो है ना ये एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं बल्कि ये ह्यूमन परसेप्शंस हैं। इंसानों की रियलिटी को इंटरप्रेट करने की जो सलाहियत है, वो ये नहीं कहता कि वही रियलिटी होती है जो हम परसीव करते हैं। वो ये कहता है कि रियलिटी होती है और फिर उसको हम परसीव करते हैं। ठीक है, हम क्यों कैसे उसको परसीव करते हैं ये डिसाइड करता है कि टाइम एंड स्पेस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकली इवैल्यूएट यूटिलिटेरियनिज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू J.S. मिल। यूटिलिटेरियनिज्म की उन्होंने क्या है स्पेशली मिल्स की जो थ्योरी है उसके हवाले से। पहले हमारे पास है यूटिलिटेरियनिज्म फाउंडेड बाय जर्मी बेंथम। ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म का जो फाउंडर है वो है जर्मी बेंथम। ठीक है, रीफाइंड बाय द जॉन स्टार्ट मिल। ठीक है, जॉन स्टार्ट मिल की ने इसमें कंट्रीब्यूट किया था। ये एक एथिकल थ्योरी है दैट इवैल्यूएट्स द मोरालिटी ऑफ एक्शंस बेस्ड ऑन देयर कॉन्सिक्वेंसेस। वो मोरालिटी एक्शन वो ये कहती है कि मोरालिटी का जो एवेल्यूएशन है ना वो आप इस तरह से कर सकते हो कि जो भी आप एक्शन करते हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं।
ठीक है, पॉजिटिव आते हैं या नेगेटिव आते हैं। पॉजिटिव आते आएंगे तो वो आपके लिए एक मॉरल बिहेवियर बन जाएगा, अगर पॉजिटिव नहीं आएंगे तो हम उस बिहेवियर को लर्न नहीं करेंगे। The principle underlying utilitarianism is to maximize happiness and minimize suffering, promoting the greatest good for the greatest number। वो ये कहता है कि हमारे पास जो होते हैं ना मॉरल बिहेवियर्स, उनका मकसद होता है मैक्सिमाइजिंग द हैप्पीनेस और मिनिमाइजिंग द सफरिंग, यानी कि ऐसे बिहेवियर जिनका रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेस आपको हैप्पीनेस यानी पॉजिटिव मिलेगा, तो वो मॉरल बिहेवियर के तौर पे हम लर्न कर लेंगे, और जिसके रिजल्ट के तौर पे हमें सफरिंग को मिलेगी उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उस बिहेवियर को हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। इसको ना इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी अच्छी चीज़ें जो है वो अच्छे नंबर्स के लिए हैं। एंड इसके हम की प्रिंसिपल्स की बात करें ना मिल्स के यूटिलिटेरियनिज्म की, तो इसमें हमारे पास आता है द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल, पहला है। इसको हम मिल आर्ग्यूड दैट द एक्शन आर राइट इफ़ दे लीड टू हैप्पीनेस। वो कहता है कि कोई भी काम कोई भी बिहेवियर ठीक होता है अगर उसका रिजल्ट हैप्पीनेस हो, एंड रॉन्ग और गलत होता है इफ़ दे लीड टू सफरिंग, अगर वो उसका जो रिजल्ट है वो बुरा हो। विथ हैप्पीनेस डिफाइंड एज प्लेयर एंड द एब्सेंस ऑफ पेन, वो हैप्पीनेस को इस तरह से डिफाइन करता है कि प्लेयर है और एब्सेंस ऑफ पेन है, यानी कि वो ये कहता है कि अगर आपके किसी बिहेवियर से आपको प्लेयर मिलती है, ठीक है, वो हैप्पीनेस मिलती है, प्लेयर मिलती है, आप पेन से बचे रहते हैं, तो वो एक मॉरल बिहेवियर के तौर पे आप जो है उसको लर्न कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं होता, उसके रिजल्ट के तौर पे आपको जो है ना वो हैप्पीनेस नहीं मिलती बल्कि सफरिंग का सामना करना पड़ता है, तो आप इस बिहेवियर को कभी भी लर्न नहीं करेंगे, कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, हाई लो एंड लोअर प्लेयर्स, ठीक है, बेंथम जो है ना उसने प्लेयर्स को इक्वली डिज़ाइन किया था, लेकिन मिल जो है ना ये कहता है कि कुछ हायर प्लेयर्स होती हैं और कुछ लोअर प्लेयर्स होती हैं। हायर में ना वो इंटेलेक्चुअल प्लेयर्स को रखता है, जस्ट लाइक रीडिंग, आर्ट, ठीक है, जितने भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ हैं, और लोअर बुक के अंदर वो बॉडीली प्लेयर्स को रखता है, जस्ट लाइक ईटिंग, रेस्टिंग, ईटीसी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास उसका जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका वो है हार्म प्रिंसिपल। मिल्स हार्म प्रिंसिपल होल्ड्स दैट द इंडिविजुअल्स आर फ्री टू एक्ट एज दे चूज अनलेस देयर एक्शंस हार्म द अदर्स। वो कहता है कि इंडिविजुअल जो है ना ये उनकी फ्री चॉइस होती है कि वो ऐसे एक्शंस को चूज़ करें जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हो, यानी कि उनके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचाएं या ना पहुंचाएं। ठीक है, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको देख सकते हो कि ये उसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तब ये आगे से उसकी फ्रीडम है, उसके पास चॉइस है कि वो क्या करता है, कैसी स्पीच करता है, स्पीचेस को यूज़ करता है जो वायलेंस क्रिएट करें या ऐसी करता है जो पीस को प्रमोट करे। ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म पे अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो ये पहला तो ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मेजरिंग हैप्पीनेस, इसके क्रिटिक्स का ख्याल है कि इसमें जो हैप्पीनेस जो है वो एक वैसे तो एक सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, ठीक है, और इसको क्वांटिफाई करना और तकरीबन इम्पॉसिबल है। इसको आप जो है ना हैप्पीनेस को किसी दूसरी चीज़ एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, इसको मैयर नहीं कर सकते। ठीक है, पॉसिबल जस्टिफिकेशन ऑफ इमोरल एक्ट्स, यहाँ पे जो है ना इसके ऊपर ये क्रिटिसिज्म है कि ये किसी हद तक लोगों को इस काबिल बनाता है कि वो अपने इमोरल एक्ट्स को जो है ना वो जस्टिफाई कर सकें ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ हाईएस्ट हैप्पीनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिस्कस इकबाल्स कॉन्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम। इकबाल की फ़िलासफ़ी की जो इस्लाम के स्ट्रक्चर में क्या अहमियत है ये उन्होंने पूछा है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू इकबाल्स फ़िलासफ़ी ऑफ मूवमेंट की पहले हम बात कर लेते हैं। अल्लामा इकबाल रीनाउड पोएट फिलासफर एंड विजन इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट विद इन इस्लाम इन एज अ फ्रेमवर्क फॉर रिलीजियस इंटेलेक्चुअल डायनामिज्म। ठीक है, इस्लाम के रिलीजियस फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जो है वो डिस्क्राइब किया था। इन द सेमिनल वर्क द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम, ये उनकी एक किताब है। ठीक है, एडवोकेटेड दैट द इस्लाम स्ट्रक्चर इनहेरिटली फ्लेक्सिबल, इस्लाम का जो उन्होंने कहा कि इस्लाम का स्ट्रक्चर जो है वो फ्लेक्सिबल है, अलाउइंग इट टू रिस्पॉन्स टू चेंजिंग टाइम, जो कि वक़्त के बदलते हुए तकाज़ों के साथ जो है वो बदल सकता है या मतलब फिक्स नहीं है,
उसके हिसाब से दिस आइडिया रेस्ट्स ऑन द कन्विक्शन दैट द सेंस ऑफ इस्लाम इनकरेजेस अडॉप्टेशन एंड प्रोग्रेस वाइल रिमेनिंग टू इट्स फंडामेंटल प्रिंसिपल। वो ये कहता है कि एसेंस ऑफ इस्लाम जो है ना वो अडॉप्टेशन और प्रोग्रेस करने का नाम है अपने बेसिक प्रिंसिपल्स को। यानी वो ये कहता है कि इस्लाम मॉडर्न जो एजुकेशन है प्रिंसिपल्स हैं उनको अडॉप्ट करता है, उनको जो है ना मॉडर्न जो अडॉप्टेशन है उनको अडॉप्ट करता है, लेकिन अपने बेसिक प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ता। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके की एस्पेक्ट्स क्या हैं उनकी फ़िलासफ़ी के, इस प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के। पहला तो है जो कॉन्सेप्ट ऑफ इज्तिहाद, इंडिपेंडेंट रीजनिंग। अल्लामा इकबाल फिसद इंपॉर्टेंस ऑफ इज्तिहाद। इज्तिहाद ना इस्लाम के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब होता है कि कोई भी आपने कंक्लूजन ड्रॉ करना है ना तो उसमें वो आपस में मशवरा किया जाए। ऐसे लोग आपस में मशवरा करें जो कि आलम दीन है, ठीक है, जिनके पास दीन का ठीक ठाक इल्म है। तो इकबाल एम्फिसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इज्तिहाद को उन्होंने एम्फिसाइज़ किया। और इंडिपेंडेंट, इसको ना इज्तिहाद को आप इंडिपेंडेंट रीजनिंग भी कह सकते हो। ठीक है, टू एलिवेट इस्लामिक टीचिंग इन द लाइट ऑफ कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्ट्स को, कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्ट्स के अंदर इस्लामिक टीचिंग्स को समझने के लिए इज्तिहाद करना ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू इकबाल इज्तिहाद इज एसेंशियल टू इस्लाम्स ग्रोथ के लिए। अल्लामा इकबाल के मुताबिक इस्लाम की ग्रोथ के लिए और मुसलमानों की को मॉडर्न चैलेंजेस को मीट करने के लिए इज्तिहाद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी विद इन इस्लामिक लॉ। इकबाल बिलीव दैट इस्लाम्स लीगल फ्रेमवर्क और शरिया शुड नॉट बी व्यूड एज स्टैटिक। यानी वो ये कहता है कि इस्लाम की शरीयत या इस्लाम का जो लीगल फ्रेमवर्क है वो स्टैटिक नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, फिक्स नहीं है, बल्कि जो मॉडर्न डे में अडाप्टेशंस बदल रही हैं उसी हिसाब से अडॉप्टेबल गाइडलाइंस है उसके अंदर। फंडामेंटल बिलीव्स वही रहते हैं, अडॉप्टेबल गाइडलाइंस जो है वो सोसाइटी के ज़रूरत के हिसाब से चेंज हो सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे इस्लाम में जो है वो चोरी की जो है सज़ा दी बयान की गई है, ठीक है, लेकिन करप्शन की नहीं है। लेकिन मॉडर्न डे नीड्स के हिसाब से आप ये भी कह सकते हो कि करप्शन चोरी ही होती है, तो उस हिसाब से आप उसकी सज़ा देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास एम्फसाइजेस ऑन डायनामिक सोसाइटीज़ एंड प्रोग्रेस। इकबाल आर्गुड दैट द स्पिरिट ऑफ इस्लाम इनकरेजेस सोशल प्रोग्रेस एंड कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट। वो इस्लाम जो है वो सोशल प्रोग्रेस को इनकरेज करता है। ही बिलीव दैट द इस्लाम एज द सिविलाइजेशन शुड नॉट retreat into isolation but should actively engage with global knowledge, science and ideas to enrich itself। वो ये कहता है कि इस्लाम को अगर आप सिविलाइजेशन के तौर पे देखें तो आप उसको सेपरेटली नहीं कर सकते, बल्कि उसको आप इस तरह से लेंगे कि ग्लोबल नॉलेज, साइंसेस, सोशल आइडियाज़ etc। ठीक है, नेक्स्ट है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट्स। अल्लामा इकबाल जो है उन्होंने इस्लामिक थाट्स को रिकन्स्ट्रक्ट किया था उस दौर में जब मुसलमान जो है वो इस्लाम की स्पिरिट को ऑलमोस्ट भूल चुके हुए थे। ठीक है, विद द इंक्वायरी एंड क्रिएटिविटी के साथ उन्होंने किया था। ही आर्गुड दैट द ट्रू इस्लाम इज़ नॉट कन्फाइंड टू रिचुअल्स एंड रिजिड कस्टम्स बट इज़ अ होलिस्टिक वे ऑफ लाइफ दैट इवॉल्व्स विद टाइम। वो ये कहते हैं कि इस्लाम जो है वो इबादतों और चंद दुआओं का सख्त किस्म के रवाजों का मज़हब नहीं है, बल्कि ये एक वे ऑफ लाइफ है जो कि टाइम के साथ साथ इवॉल्व होता है, यानी कि मॉडर्न डे चैलेंजिंग के साथ अडॉप्टेबल रहता है। ठीक है, तो ये अल्लामा इकबाल की फ़िलासफ़ी है, अल्लामा इकबाल का प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है जो कहता है कि इस्लाम जो है इन इस ट्रू बिलीव इज़ ये इस्लाम जो इस्लामिक टीचिंग जो है ये इंटेलेक्चुअल ग्रोथ और री इवेल्यूशन अडॉप्टेशन की सलाहियत रखती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकली इवेलुएट रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म ऑफ जॉन लॉक। जॉन लॉक की जो थ्योरी है रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म, उसको हमने करना है। जॉन लॉक जो है ना ये इट वाज एन इम्पोर्टेंट अलाइनमेंट थिंकर। ठीक है, अलाइनमेंट का पीरियड हमें पता रिनाइंसेंस के बाद जो आया था। तो इसके जो थ्योरी है उसके हम की कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। द नेचर ऑफ आइडियाज़। ही आर्ग्यूड दैट ऑल नॉलेज बिगिनस विद सेंसरी एक्सपीरियंसेस। वो कहता है कि सारे का सारा नॉलेज जो है वो सेंसरी एक्सपीरियंसेस से शुरू होता है। ही डिस्टिंग्विश बिटवीन टू टाइप्स ऑफ आइडिया। वो कहता है दो तरह के आइडियाज़ होते हैं, दो तरह की सोच होती है। जब आप आइडिया की बात करते हो तो इसका मतलब होता है सोच। दो तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, दो तरह के ओपिनियंस होते हैं, एक होते हैं सिंपल और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। सिंपल जो होते हैं ना ये आर द डायरेक्ट रिजल्ट्स ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस। डायरेक्ट रिजल्ट्स सेंस एक्सपीरियंस के डायरेक्ट रिजल्ट्स आते हैं, जस्ट लाइक टेस्ट करना। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ जो होते हैं ना ये सिंपल आइडियाज़ को मिला के बनते हैं। जैसे आइडिया ऑफ फ्रूट, हमारे पास सेब हमने देखा, उसमें कलर का आइडिया भी है, जायके का आइडिया भी है, ठीक है, उसमें सीजन का और भी जो है ना उसकी आइडियाज़ हैं।
नेक्स्ट उसका है प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज़। लॉक इंट्रोड्यूस द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी क्वालिटीज़ विच एग्जिस्ट। ठीक है, वो ये कहता है कि एक प्राइमरी क्वालिटीज़ होती है किसी भी चीज़ के अंदर, ये विच एग्जिस्ट इन द ऑब्जेक्ट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ परसेप्शन, जो कि परसेप्शन से इंडिपेंडेंट होती है। हमारे समझ, यानी ये नहीं है कि हम अगर इसको इस तरह समझ रहे हैं तो वो चेंज हो जाएंगी, नहीं, वो जैसी हैं वो वैसी रहेंगी, जस्ट लाइक शेप, साइज, मोशन। ठीक है, फिर वो कहता है कुछ सेकेंडरी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि परसीवर्स की सेंसेस पर डिपेंड करती हैं, जस्ट लाइक कलर, टेस्ट, स्मेल। ठीक है, हो सकता है कि हमें एक चीज़ का कलर और तरह से नज़र आ रहा है, एक शख्स जिसकी विजन थोड़ा कमज़ोर है उसको और तरह से नज़र आ रहा हो। ठीक है, फिर वो कहता है द रोल ऑफ एक्सपीरियंस इन नॉलेज एक्विजिशन। अकॉर्डिंग टू लॉक ह्यूमन बीइंग्स एक्वायर नॉलेज प्राइमरी थ्रू एक्सपीरियंस। वो कहता है, हमने इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ह्यूमन माइंड जो है ना ब्लैक स्लेट की तरह होता है जब वो पैदा होता है, तो वो ह्यूमंस जो है वो अपना सारा का सारा नॉलेज एक्सपीरियंस से ही गेन करते हैं। ठीक है, द एक्सपीरियंस फॉर्म्स द माइंड्स एबिलिटी टू क्रिएट आइडियाज़ लीडिंग अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज फॉर्मेशन। ठीक है, उसमें वो कहता है कि एक्सपीरियंसेस जो है वही हमें अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसकी क्रिटिकल वैल्यूएशन करें तो ये स्ट्रेंथ ऑफ इसके हम स्ट्रेंथ्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये कि एम्पिरिकल फाउंडेशन है। ठीक है, ये एम्पिरिकल है, एक्सपीरियंस की वो बात करता है तो ऐसे सेंस एक्सपीरियंसिस की बात करता है तो उसको हम मैयर कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए एक साइंटिफिक अप्रोच है जो लॉक की स्टडी है। ठीक है, साइकोलॉजिकल इंसाइट्स देखें तो ये साइकोलॉजी में बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी थ्योरी ना, तो ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज़ को जब डिफाइन करता है, परसेप्शन को डिफाइन करता है, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सब्जेक्टिव थिंकिंग, सब्जेक्टिव नेचर, ये सारे ना साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये अब हम बात करते हैं इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म किया गया। पहला तो ये है, ये प्रॉब्लम स्पेक्टिसिज्म। वन ऑफ द क्रिटिसिज्म लॉक्स का जो थ्योरी की जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है वो है स्पेक्टिसिज्म। ठीक है, वो कहते हैं कि हमारा जो नॉलेज है ना वो रिप्रेजेंटेशन और डायरेक्ट हमारी जो इनकाउंटर है रियलिटी से उसके थ्रू आता है, उसमें एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इन एडुकेट एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉलेज, वो क्रिटिक्स कहते हैं कि लॉक जो है ना वो इन एडुकेट, उसने पूरी तरह से नॉलेज को एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, वो ये नहीं कहता कि जो डायरेक्ट सेंसरी एक्सपीरियंसेस है वहाँ से आइडियाज़ कैसे बनती हैं। ठीक है, बस उसने कह दिया कि सेंसरी एक्सपीरियंसेस से आइडियाज़ बनते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑन सब्सिक्वेंट फिलोसफिकल थाट्स के, लॉक की जो थ्योरी है ना उसका बड़ा गहरा असर है अगली आने वाली फिलोसफिकल थाट्स के ऊपर। जस्ट लाइक एम्पिरिसिज्म की हम बात करें तो ये एम्पिरिसिज्म जो है ना ये डेविड ह्यूम की, वो ऑलमोस्ट यही है, वो भी यही कहते हैं कि मॉडर्न जो नॉलेज है वो हमें तभी गेन होता है जब हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो वही लॉक की थ्योरी है। ठीक है, ये हमारे पास जॉन लॉक की थ्योरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिस्कस प्रैग्मेटिज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू विलियम जेम्स। विलियम जेम्स का प्रैग्मेटिज्म जो है ना उसको डिस्क्राइब करें। प्रैग्मेटिज्म जो है ये एक फिलोसॉफिकल मूवमेंट है दैट ओरिजिनेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट में, ये इन लेट 19th सेंचुरीज़ में ये इमर्ज हुई थी। ठीक है, इट एम्फसाइज द प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिलीव्स एंड थेरीज एज द मीन ऑफ वैल्यूएटिंग देयर ट्रूथ। वो कहते हैं कि जो भी रियलिटी ट्रूथ को आप डिस्क्राइब करते हो, रियलिटी को ढूंढने की कोशिश करती हो, वो तब तक ज़्यादा जो है ना वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक आप बिलीव्स और थेरीज की प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस को स्टडी नहीं करते। ठीक है, यानी आप इस तरह से कह लो कि वो कहते हैं ट्रूथ एंड आइडियाज़ जो है वो ऑब्जर्वेबल इफेक्ट, उसके कुछ ना ऑब्जर्वेबल इफेक्ट्स या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं, आपने उसको स्टडी करना है। ठीक है, इसमें हम बात करें तो विलियम जेम्स है। विलियम जेम्स जो है ना ये प्रैग्मेटिज्म के चंद फॉरमोस्ट फिगर्स में से एक है। ठीक है, एक्चुअली इसके जो सिग्निफिकेंट वर्क है उसी ने इस मूवमेंट को शेप किया था। ही इंट्रोड्यूस द प्रैग्मेटिक कॉन्सेप्ट दैट ब्रिज फिलोसफी एंड साइकोलॉजी एम्फसाइजिंग द रोल ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड एक्शन इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रूथ। ये इसने जो है ना वो एक रिलेशन डेवलप करने की कोशिश की है साइकोलॉजी और फिलॉसफी में, और इसने इसका जो है ना फोकस वो ये है कि ह्यूमन एक्सपीरियंसेस जो है ना उनको इस्तेमाल करके आप ट्रुथ तक पहुंच सकते हो। ठीक है, इसके हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, की एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो ये प्रैग्मेटिक मेथड है। जेम्स proposed the meaning of any concept or idea can be understood by examining the practical efforts and consequences। वो कहते हैं किसी भी चीज़ का आइडिया, किसी भी चीज़ कॉन्सेप्ट को, आइडियाज़ को समझने के लिए अगर आप उसकी प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस को समझ लें तो आपको और ख़ुद ब खुद समझ आ जाता है।
ठीक है। इसका जो है ना नेक्स्ट वो है ट्रुथ एज अ प्रोसेस। वो ये कहता है कि ट्रुथ जो है ना स्टैटिक नहीं होता, एब्सोल्यूट नहीं होता, बल्कि ट्रुथ एक डायनामिक प्रोसेस होता है। यानी कि वो हमारे एक्सपीरियंसेस से, हमारे इंसाइट से गेन होता रहता है। ये नहीं है कि फिक्स है एक रियलिटी यही है। वो उसका ये कहना है कि आपने मतलब एक चीज़ को, एक एस्पेक्ट को स्टडी किया, मेटाफिजिक्स के एक एस्पेक्ट को स्टडी किया। अब जैसे जैसे आगे चलते जाओगे वो रियलिटी में चीज़ें और ऐड होती जाएंगी। ठीक है, जैसे हमने साइंस में पहले हमने पढ़ा कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता है। फिर हमने अगले में चला के ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। ठीक है, यानी कि रियलिटी जो है वो डायनामिक चेंज है, ये कोई फिक्स चीज़ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट उसका है द विल टू बिलीव। इन द ऐसे द विल टू बिलीव जेम्स पोजिट्स दैट इन सर्टेन सिचुएशंस पर्टिकुलर इन मैटर्स ऑफ फेथ एंड पर्सनल बिलीव्स इट्स रिलेशनल रैशनल टू होल्ड बिलीफ इवन इन द एब्सेंस ऑफ conclusive evidence. He emphasized that faith can be justified when it leads to positive outcomes in our life. वो ये कहता है कि जो अब आप अपने फेथ और पर्सनल बिलीव्स की बात करते हो तो इसमें जो है ना वो कंक्लूसिव एविडेंसेस नहीं होते। आपके पास आपके फेथ का, बिलीफ का कोई एविडेंस नहीं होता। आपके पास उसकी बस एक ये जस्टिफिकेशन होती है कि आपके पास उसके पॉजिटिव आउटकम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्लूरलिज्म एंड टॉलरेंस। उसका एक कॉन्सेप्ट है। जेम्स इम्प्रेस द प्लूरलिस्टिक वर्ल्ड व्यू रिकोगनाइजिंग द डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड द को एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल ट्रूथ्स। वो ये कहता है कि ह्यूमन बिहेवियर के अंदर जो है ना वो डाइवर्सिटी पाई जाती है और मल्टीपल ट्रूथ्स जो ट्रूथ्स हैं वो मल्टीपल हैं, एक नहीं है। यानी रियलिटी एक नहीं है, देयर आर डिफरेंट, को एग्जिस्टेंस है उनमें। ठीक है, ही आर्ग्यूड दैट द डिफरेंट बिलीव्स कैन होल्ड वैलिडिटी फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल कल्चर्स बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। वो कहता है कि डिफरेंट बिलीव्स, डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट इंडिविजुअल सेटिंग्स में वो डिफरेंट उनका एक्सपीरियंस हो सकता है, डिफरेंट मीनिंग हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल नेचर ऑफ गॉड है, उसका इस कल्चर में, हमारे कल्चर में कोई और कॉन्सेप्ट है, यूरोपियन में कुछ और कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम देखते हैं किसकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं। इसके स्ट्रेंथ्स की अगर बात करें तो ये एम्फेसाइज ऑन प्रैक्टिकली, ये साइकोलॉजी फिलॉसफी की उन फील्ड्स में से एक है जो प्रैक्टिकलिटी के ऊपर यकीन रखते हैं। ठीक है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को हल करने पे भी काम करते हैं। ठीक है, फिर ये इसकी जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी अडाप्टेशन बहुत, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ट्रूथ एक डायनामिक नेचर रखते हैं, तो इट्स मीन कि वो फिलोसफिकल थाट्स के अंदर अडोप्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसकी वीकनेसेस की बात करें तो इसमें रिलेटिविज्म है आता है। क्रिटिक आर्ग्यूज दैट प्रैग्मेटिज्म एम्फेसाइज ऑन सब्जेक्टिव नेचर ऑफ ट्रूथ कैन लीड टू रिलेटिविज्म। यानी कि वो ये कहता है कि कोई भी बिलीफ फिर जो होगा उस वो प्रैक्टिकल आउटकम्स पे सीधी सिर्फ जस्टिफाई होगा, और उसका क्या होगा कि वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड कल्चर टू कल्चर फिर वो उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो चेंज होती जाएगी। ठीक है, फिर एक इसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये है कि ये मेटाफिजिकल फिजिक्स के क्वेश्चन को जो है ना विलियम जेम्स उसने टच नहीं किया, उसके बारे में उसने कोई बात नहीं की। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन फिलोसफी और साइकोलॉजी। विलियम जेम्स की थ्योरी का बहुत गहरा इम्पैक्ट है फिलोसफी और साइकोलॉजी दोनों फील्ड्स पे, एजुकेशन, सोशल साइंसेस के ऊपर भी। ठीक है, कंटिन्यूशन ऑफ प्रैग्मेटिक थॉट्स। फॉलोइंग जेम्स के बाद कुछ और भी हैं फिलासफर जिन्होंने इसी थॉट के ऊपर काम किया। इसमें जॉन डेवी है, चार्ल्स सैंडर्स है। ठीक है, ये कुछ इनके बड़े नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी ऑफ टू ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों के ऊपर जो है ना, दोनों में से दो के ऊपर जो शॉर्ट नोट लिखे। पहला हमारे पास शाह वली एज रिफॉर्मर है। शाह वली दिलवी जो है ये इस्लामिक स्कॉलर, थियोलॉजिकल एंड रिफॉर्मर फ्रॉम इंडिया। ठीक है, 1703 to 1762। ही प्लेड अ क्रूशल रोल इन द रिवाइविंग एंड रिफॉर्मिंग इस्लामिक थाट्स को इंडिया के अंदर रिवाइव करने में इनका बहुत गहरा हाथ है। ठीक है, इनकी की कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो रिलीजियस रिफॉर्मेशन इन्होंने की, इस्लामिक टीचिंग्स को प्योरीफाई किया, सुपरस्टिशन से, मिसकंसेप्शन से पाक किया। ठीक है, यानी जो लोगों ने कुछ बिद्दत वगैरह कर ली थी उनको इन्होंने जो है ना वो चेंज किया। ठीक है, ये कहते हैं कि आपके पास इस्लाम के जो ओरिजिनल सोर्स है ना वो कुरान पाक है। ठीक है, और रैशनल अंडरस्टैंडिंग कुरान पाक के प्रिंसिपल्स को समझने के लिए आपको कुरान को जो है ना वो रैशनली स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसलेशन एंड स्कॉलरशिप। ये जो है ना इन्होंने कुरान पाक पहली दफ़ा किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। इन्होंने पर्शियन में ट्रांसलेट किया था, क्योंकि उनका ये कहना था कि लोग जो है ना वो ज़्यादातर अरबी नहीं समझते, और इसकी वजह से क्या होता है कि उनके पास इस्लामिक थाट्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती। तो उसको करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर कुरान पाक का आपके पास ट्रांसलेशन मौजूद हो। ठीक है,
इंटीग्रेशन ऑफ सूफीज़म एंड रैशनैलिटी। शाह वली एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ सूफीज़म के ऊपर उन्होंने जोर दिया एज अ मीन्स ऑफ अचीविंग स्पिरिचुअल अलाइनमेंट। वो कहते थे स्पिरिचुअल अलाइनमेंट को हासिल करने के लिए सूफीज़म जो है ना वो बेस्ट वे है, ठीक है, अगर आप अपने फेथ को फुली अंडरस्टैंड करना चाहते हो। ही बिलीव दैट द बोथ इंटेलेक्चुअल एग्रीमेंट एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस वर एसेंशियल फॉर होलिस्टिक इस्लामिक प्रैक्टिस। वो कहते हैं ट्रू इस्लामिक पिक्चर के लिए, ट्रू इस्लामिक प्रैक्टिस के लिए आपके पास इंटेलेक्चुअल इंगेजमेंट और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस दोनों होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एजुकेशनल रिफॉर्म्स की अगर बात करें, उन्होंने कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाए थे जो कि इस्लामिक नॉलेज और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करते थे इंडिया के अंदर, ठीक है। यूनिटी अमंग द मुस्लिम्स, ये उस वक्त आए जब मुसलमान आपस में जो है ना वो लड़ रहे थे, ठीक है, कोई भी मुत्हिद नहीं था, तो उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटीज़ को कलेक्टिव आइडेंटिटी के थ्रू जो है ना वो यूनाइट करने की कोशिश की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जिसके ऊपर हमने नोट लिखना है, वो है सोक्रेटिक मेथड। तो सोक्रेटिक मेथड का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये ग्रीक फिलॉसफी जो सोक्रेट्स बड़ा ग्रेट फिलासफर है सोक्रेटिस, उसके नाम पे है। इट्स अ फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव आर्गूमेंटेटिव डायलॉग। इसमें जो है ना आर्गूमेंटेटिव डायलॉग होते हैं दैट स्टिमुलेट क्रिटिकल थिंकिंग एंड इल्यूमिनेट आइडियाज़ थ्रू क्वेश्चनिंग। इसमें क्वेश्चनिंग और जो क्रिटिकल क्वेश्चनिंग के थ्रू ना क्रिटिकल थिंकिंग तक पहुंचा जाता है, तो हम कहते हैं कि ये सोक्रेटिस मेथड है, ठीक है। ये वेस्टर्न फिलासफी एंड एजुकेशन वगैरह में इस्तेमाल होता है। इसके की फीचर्स की बात करें तो ये डायलैक्टिक मेथड है, ठीक है। इन्वॉल्व्स आइडियोलॉजिकल प्रोसेस वेयर अ टीचर आस्क्स अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन टू ड्रॉ रिस्पॉन्सेज एंड स्टिमुलेट क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स। जहाँ पे टीचर जो है स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए उनसे क्वेश्चनिंग करता है और फिर जो है ना रिस्पॉन्सेज को ड्रॉ करता है, ठीक है। ये जो है ना ये जो सोक्रेटिस मेथड है, इसमें क्या होता है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है ना वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्यूटेशन। अ सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द सोक्रेटिक मेथड इज एलेंकुस या रिफ्यूटेशन वेयर द क्वेश्चनिंग एम्स टू आइडेंटिफाई कॉन्ट्राडिक्शन इन द प्रिंस पार्टिसिपेंट्स बिलीव। यानी कि पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं उनके बिलीफ के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन ढूंढने के का अक्सर मकसद होता है क्वेश्चनिंग का, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एलेंकुस या रिफ्यूटेशन, ठीक है। एम्फेसाइज ऑन डेफिनेशन। सोक्रेटिस ऑफन सॉट प्रेसी डेफिनेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट लाइक जस्टिस विर्चू पेटिस, सब कॉन्सेप्ट्स को ना ज़्यादातर वो डिफाइन करता था। बाय पुशिंग इंट्रोलॉक्टर्स टू डिफाइन दीज टर्म्स, इनको टर्म को डिफाइन करने के लिए ही एम्ड हाईलाइट द कॉम्प्लेक्सिटी एंड नॉनेंस ऑफ मॉरल एंड फिलोसफिकल आइडियाज़ की कॉम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड करके वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करता था, ठीक है। फोकस ऑन एथिकल इंक्वायरी, ये प्राइमरली जो है ना वो एथिकल क्वेश्चनिंग थे, ठीक है। यानी कि आप कह लो कि एथिक्स के ऊपर ज़्यादा जो है ना जोर दिया जाता था सोक्रेटिस के नज़दीक। इनकरेजिंग ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन। सोक्रेटिस की फेमस उसकी एक बड़ी मशहूर कोटेशन है, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। कि जो आप अपनी लाइफ को एग्जामिन नहीं करते, सेल्फ एग्जामिन नहीं करते, तो आपके जिंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल को इनकरेज करता था कि अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन करें। सो दैट वाज ऑल द 2016 पेपर।